हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। आज का ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैट्रिक्स के जितनी भी छोटी छोटी डिफिनीशन है या फिर छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जितना भी निचोड़ है आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आप शुरू से अंत तक इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले रो को समझते हैं, फिर उसके बाद कॉलम को समझते हैं। देखिए रो क्या होती हैं, जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं रो, और जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें समझ में आ गई कि रो क्या है और कॉलम क्या है। अब हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनीशन को समझते हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट समझते चलते हैं। तो पहले इसके डिफिनीशन को समझें। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है कि अगर यमयन संख्याओं, अब ये संख्या कोई भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर mn संख्याओं को m पंक्तियों में तथा n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए तो जो आयताकार सारणी प्राप्त होता है उसे इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, m क्रॉस n आबयू, या फिर इसको हम लोग m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, m क्रॉस n आबयू बोलिए और चाहे m बाई n मैट्रिक्स बोलिए, बात एक ही है। तो इसका डिफिनीशन समझ में आ गया कि अगर कोई mn संख्या दिया गया हो, उनको m पंक्तियों में और n स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वह जो व्यवस्था आपका प्राप्त होगा वही व्यवस्था आपका क्या कहलाएगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए अभी यहाँ पे ये बातें आपको दिख रही हैं कि ये क्या है, एक व्यवस्था है। तो जब यह एक व्यवस्था है तो इसका कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार डाल के हम लोगों को लिख लेना चाहिए कि आव्यूह का कोई आंकिक मान नहीं होता है, कोई आंकिक मान या फिर कोई भी मान नहीं होता है, ठीक है। आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह एक व्यवस्था है। अब व्यवस्था का कोई मान थोड़ी होता है। जैसे हम कहें कि किसी के घर शादी है, अब उनके घर बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, भोजन की व्यवस्था करनी होती है, उसी तरह से टेंट की व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनका कोई मान निकलता है क्या। अब ये थोड़ी कोई कहता है कि चलो भाई जो मंडप सजाएगा वो 2 है और जो खाना बनाएगा वो 3 है, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या एक व्यवस्था है, तो इसलिए इसका कोई मान नहीं निकलता है। चलिए ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, ये तो डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका क्रम, यानी कि आव्यूहों का क्रम, ठीक है। क्रम कहिए या फिर इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कोटि। तो आव्यूहों का क्रम या कोटि, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब समझिए इनका कोड क्या होता है। जब आप कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो लिखने के लिए उनमें कुछ पंक्ति होगा और उनमें कुछ स्तंभ होगा। तो वही जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखा ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने रो हैं, तो रो भाई ऐसे होता है तो इसमें 2 रो हो गए। इसमें कितने कॉलम हैं, तो 1 2 3, यानी कि इसमें 3 कॉलम है, तो 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि यही जो 2 और 3, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2/3 का ये मैट्रिक्स है। यानी कि इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्डर बोलेंगे, और या इन्हीं को हम लोग क्रम बोलेंगे या फिर इन्हीं को कोटि बोलेंगे, ठीक है ना।
तो यही जो होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है ना। यानी कि जो भी मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं उनमें जितनी भी पंक्ति हैं और जितने भी स्तंभ हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। चलिए ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट है उनको देखा जाए, और तीसरा पॉइंट में है आपका एलिमेंट्स, यानी कि जो मैट्रिक्स हैं उनके एलिमेंट्स, तो यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये देखा जाए तो देखिए, कोई भी जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए जिन संख्याओं की ज़रूरत होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आव्यूह का या फिर उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखना है, तो हमको इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए देखिए इन नंबर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो यही जो नंबर्स हैं ना, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आप आव्यूह लिख रहे हैं तो उन आव्यूह के अंदर जो भी आप लिख रहे हैं वही क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट तो कवर हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो अगला पॉइंट है वो हम लोगों को समझने लायक है। तो जो आव्यूहों का हमने क्रम अभी समझा है उन्हीं के बारे में कुछ नोट्स हैं, वो हम लोगों को देखना है। यानी कि इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, कभी भी आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो को और फिर उसके बाद लिखेंगे कॉलम को। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 2/3 का एक मैट्रिक्स लिखना है, 2/3, तो हमने क्या बोला, एक मैट्रिक्स लिखना है 2/3 का, ठीक है। अब जब हमको 2/3 का मैट्रिक्स लिखना है तो इसमें देखिए ये जो शुरू में होता है ना, ये हमेशा क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और ये जो बाद में होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो सबसे पहले रो लिखेंगे और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। और इसका जस्ट रिवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है ऐसे करके, तो हम लोगों को समझ लेना है कि ये है रो और ये है कॉलम। तो यहाँ पे दोनों बातें क्लियर हो गई कि अगर हमको मैट्रिक्स लिखना होगा तो सबसे पहले रो लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। और दूसरा कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो जो शुरू में लिखा हुआ है हम समझेंगे कि यह क्या है, रो है, और जो बाद में लिखा गया है उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो है कॉलम। तो इस बात को बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए। अब यहीं पे तीसरी बात भी हम आपको बता दें कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए कहीं किसी बच्चे को या फिर अपने दोस्तों को बोलते हैं ना कि ये मैट्रिक्स लिखो, तो जब भी आप बोलिए तो मैट्रिक्स के हमेशा पहले रो को बोलिए। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक मैट्रिक्स लिखिए जिसके अवयव जिसमें 2/2 का मैट्रिक्स है, उनके अवयव 2, 4, 6, 8 हैं। तो अब देखिए हमने अवयव बोला 2, 4, 6, 8। अब हमको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो हों और 2 कॉलम हों, ऐसा हमको बनाना है। तो अब देखिए हमने ऐसे बना लिया, अब इसमें 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। अब हमको इसी में अवयव लिखना है, तो हमने अवयव का नाम लिया कितना, 2, 4, 6, 8। अब हमको क्या पता कि हमको 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखना है, 2, 4, 6, 8, आकि हमको 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखना है। भाई आप बोल रहे हैं तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको समझ लिया जाए कि चाहे कोई बोल रहा है और चाहे कोई सुन रहा है, दोनों ही स्थितियों में हम लोगों को क्या है कि ये समझना चाहिए कि जो इंसान पहले बोल रहा है यानी कि वो रो को बोल रहा है, तो बोलने वाला भी ये समझ के बोले कि हम पहले रो बोलें, और समझने वाला भी ये समझे कि अगर कोई बोल रहा है तो वो रो को बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। हमने क्या बोला, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये जो हमने शुरू का बोला ये हमारा था पहला रो, और ये जो लास्ट 2 वाला था ये था हमारा दूसरा रो, यानी कि ये वाला परफेक्ट है, ठीक है ना। तो बोलने वाला ऐसे बोला तो ये तो बोलने वाला बोल दिया, अब सुनने वाले को ऐसे लिखना है ना कि ऐसे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जब भी आप सुनिए या फिर जब भी आप लिखिए तो पहले रो को लिखिए, फिर उसके बाद आगे का जो भी करना है वो करिए, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसके कुछ गुणधर्म बता रहे थे आव्यूहों के क्रम का। तो इसमें हमने पहला आपको क्या बताया, दोनों रिवर्स उवर्स सब समझ लीजिएगा कि अगर आपको कोई आव्यूह लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे,
यानी कि रो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कॉलम को लिखेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि जो शुरू में दिया है वो है रो और जो बाद में दिया है वो है आपका कॉलम। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इनको हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या था कि यही कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया है तो उन मैट्रिक्स में उनके जो रो हैं और उनके जो स्तंभ हैं ये बराबर होने ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक्स है तो उनके रो और उनके कॉलम बराबर ही हों, बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, अगर वो बराबर नहीं होंगे तो कोई दूसरा मैट्रिक्स कहलाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे हैं। ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा जिनमें 5 रोज हैं और 7 कॉलम हैं। तो 5 रो और 7 कॉलम, अब जब इसको लिखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो या तो आप गिनिए या फिर आप इसको शॉर्टकट से भी बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे उनको लिखने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो है कि m रो हैं और n स्तंभ हैं, यानी कि n कॉलम है। तो जब किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम होते हैं तो उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि जितने रो और जितने कॉलम है इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि कितने होंगे, तो m क्रॉस n यानी कि mn। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 3/2 यानी कि 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। अब इनका गुणा करिए, 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 और इनमें एलिमेंट्स भी गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अर्थात हम लोगों को एलिमेंट्स गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोगों को जो उनके आर्डर दिए गए हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको एलिमेंट्स पता करना है तो सीधे सीधे उस मैट्रिक्स के जो आर्डर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। ये 3 चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम यहाँ पे एक और बातें बता दें। ये देखिए जितने भी हम स्टार डाल के लिख रहे हैं ये समझ लीजिएगा कि ये की पॉइंट्स यानी कि नोट्स हैं, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी पे। जो मैट्रिक्स होते हैं मैट्रिक्स को ऐसे ही एक बॉक्स बना करके डिनोट किया जाता है। ये मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, अब या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। या ऐसे आप कर सकते हैं डबल खड़ी लाइन ऐसे करके। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे डबल डबल होना चाहिए। अगर आप सिंगल कर देंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, तुरंत ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप मैट्रिक्स के संदर्भ में भी देखेंगे तो डबल पाई, और अगर आप मैट्रिक्स के संदर्भ में नहीं डिटर्मिनेंट के संदर्भ में देख रहे हैं तो सिंगल पाई। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये तीनों ही आप समझ लीजिएगा कि ये मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन आपके ज़्यादातर किताबों में या फिर लगभग सभी किताबों में इसी वाले का प्रयोग किया है, तो हम लोग भी इसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे और ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब देखिए जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे ABCD के कैपिटल लेटर होते हैं ना उनका प्रयोग करते हैं, और किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए ABCD के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, और उस स्मॉल लेटर में द्वि अनुलग्न यानी कि डबल सफिक्स लगा करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक आव्यूह लिखना है, तो आव्यूह को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कोई आव्यूह होगा ऐसे करके। अब इस आव्यूह को लिखने के लिए
निर्माण के लिए हम लोगों को उसके एलिमेंट्स चाहिए। तो इनके एलिमेंट्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इन्हीं ABCD के स्मॉल लेटर से, ABCDEFGHI ऐसे करके। ये तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए नहीं है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। इनके साथ द्वि अनुलग्न लगा देते हैं। द्वि अनुलग्न का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे I और J भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप ऐसे करिए या फिर कोई एक ही अवयव ले लीजिए और इनमें IJ लगा दीजिए, ठीक है। या फिर IJ 9 लगा करके आप यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, ऐसे डाट डाट करके यहाँ पे 2 1। अभी ये लिखने के लिए बताएंगे ये तरीका, अभी आगे जस्ट इसके बाद ही बताने वाले हैं। तो A31 ऐसे डाट डाट करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, A33 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये हटा दीजिए, चाहे आप ऐसे डिनोट करिए चाहे ऐसे डिनोट करिए। देखिए यहाँ पे द्वि अनुलग्न लगा है ना, ऐसे करके, क्या देखिए द्वि अनुलग्न, इसी को बोलते हैं द्वि अनुलग्न, यानी कि डबल सफिक्स, ठीक है। अब और चूंकि ये देखिए एलिमेंट्स है, इसीलिए यहाँ पे हम स्मॉल लेटर का प्रयोग किए हैं। और चूंकि ये देखिए ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल का प्रयोग किए हैं, ठीक है। या फिर इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ M क्रॉस N। अब यहाँ पे जो बातें हैं वो सीखने लायक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो M है ये किसको बता रहे हैं, तो ये रो को बता रहे हैं। ये जो N है ये किसको बता रहे हैं, कॉलम को बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई कि ये बताता है रो को और ये बताता है कॉलम को, कि इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ये बताता है। तो अब आप पूछेंगे कि बताइए ये I और J क्या बताते हैं, ये भी, तो ये जो शुरू का I है ये भी रो को ही बताता है और ये जो J है ये भी कॉलम को ही बताता है। लेकिन ये वाला जो बाहर वाला है ये ओवरऑल बताता है। ओवरऑल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये, अब ये जो है ये ओवरऑल क्या है कि 3x3 क्रम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो IJ हैं ये क्या, ये किसी स्पेशल का बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसका बता दिए, तो यहाँ पे देखिए ये 2 1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है ना, यह दूसरे रो, यानी कि जो शुरू में होता है वो रो होता है और जो बाद में होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यानी कि ये देखिए ये जो है ना, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये जो IJ होते हैं ना, ये किसी स्पेशल एलिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं और ये जो M और N होते हैं ये पूरे होल मैट्रिक्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि जो मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार और समझिए कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं और उसके साथ डबल सफिक्स लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। और उसको अगर व्यापक रूप में दिखाना है तो ये है उसका व्यापक रूप, ठीक है। अब चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग समझते हैं कि अगर हमको किसी मैट्रिक्स को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें सवाल आता है कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए AIJ बराबर I + J अपान 2 ऐसे दे दिया और बोलेगा कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो अब कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा ना कि कैसे बनता है, तो वही हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए फिलहाल इसको अभी हम लोग करेंगे, इसी क्वेश्चंस में करेंगे, इसी को एग्जाम्पल लेकर के करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमको 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। अब समझिए कैसे हम लोग करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि जो ऐसी रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो ऐसी रेखाएं होती हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो देखिए जब भी आप आव्यूह का, यानी कि जब भी आप मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं तो इन्हीं रो और इन्हीं कॉलम को लिखते हैं। देखिए फिलहाल समझने के लिए अपने मस्तिष्क में कि कैसे होगा, अब समझ लेंगे कि हाँ भैया ये रो है और ये कॉलम है, कर लिए अपने मस्तिष्क में। अब यही दोनों जिन जिन पॉइंटों पर काटती हैं और जो रो और जो कॉलम काटेंगी वही उसका नाम रख देंगे। जैसे नहीं समझ में आया होगा, अब यहाँ पे हम आपको करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो जब 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो इसमें एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए ये तीनों मिल करके 9 जगहों पे काटे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया।
कि अगर 3 रो और 3 कॉलम है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, और वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो इन्हीं तीनों के आपस में काटने से जहाँ जहाँ काटेंगे वही वाले एलिमेंट्स बनेंगे। अब समझिए, अब यहाँ वाला कौन बनेगा, तो देखिए ये यहाँ वाला जो है वह कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ को काटने पर बना है। तो ये देखिए, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो पहला रो और पहला कॉलम तो A11 बन गया, क्योंकि शुरू में पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, तो ये पहला बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये पहला रो ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉलम हो गया, इसलिए इसका कौन सा नाम रख देंगे, 1 2, क्योंकि शुरू में होता है रो और बाद में होता है कॉलम, तो ये हो गया 1 2। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या है भाई, पहला रो है तीसरा कॉलम है, तो ये 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब फिलहाल सभी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हम पता करना चाहें कि यहाँ का एलिमेंट्स कौन होगा, तो देखिए ये कहाँ पे पड़ रहा है, तो ये देखिए तीसरा रो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिख देते हैं रो, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, यानी कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये देखिए ये 3 कॉलम है, तो C1 C2 C3 नाम दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये तीसरे रो और दूसरे कॉलम के काटने से बने हैं, तो यहाँ का जो अवयव होगा वो कौन सा होगा, A32, क्यों, क्योंकि ये तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, तो A32 हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम आराम से पता कर सकते हैं। तो फिलहाल पूरा लिख लेते हैं, तो यहाँ वाला कौन सा होगा, 21 होगा, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ वाला कौन होगा, तो A22, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ वाला कौन होगा, तो 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ वाला कौन होगा, तो 31 होगा, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ वाला तो लिख ही चुके हैं। यहाँ वाला कितना होगा, 33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। अच्छा, अब इसी को अगर हम इस तरह से न लिखे करके केवल ऐसे लिखें तो क्या होगा, ये तो हम समझने के लिए बताए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे तो हम अपने उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले स्थान का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो A11 हो जाएगा। यहाँ वाला कौन सा होगा, तो पहला रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 2, यहाँ का 1 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए यही वाला तो तीनों लिख दिए। अब यहाँ वाला हो जाएगा क्या, तो 2 1 2 2 2 3, यहाँ वाला हो जाएगा 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, तो देखिए ये 3/3 का एक बन गया। आया बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हैं। क्या दिख रहे हैं भैया, देखो कि ये जो पहला रो है ना, पहले रो में देखिए शुरू वाला सभी के सभी सेम है, भाई सेम तो होंगे ही क्योंकि फर्स्ट रो है। तो यानी कि जब ऐसे देखेंगे ना तो पहला वाला सभी के सभी सेम होंगे, सभी में देख लीजिए, इस वाले में भी सेम है और इस वाले में भी सेम है। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे ना तो जो सेकेंड वाला होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेकेंड वाला उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आया बात समझ में। ठीक है, तो जब आप ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वल होंगे, और जब ऐसे देखेंगे तो सेकंड वाला इक्वल होंगे। आई बात समझ में। चलिए, अगर हमको इसी को व्यापक रूप में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा भैया, इस वाले बात को आप याद रखिएगा, अपने बात से मुकरिएगा नहीं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमको एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स लिखना है m/n का। m/n का मतलब क्या हो गया कि उसमें m रो होंगे और n कॉलम होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो फर्स्ट में लिखे होते हैं वो रो होते हैं, जो लास्ट में लिखे होते हैं वो कॉलम होते हैं। चलिए ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, A1 1 होगा, भाई पहला रो होगा, पहला कॉलम होगा। A1 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ऐसे कॉलम कितने कॉलम हैं, तो n कॉलम है, तो लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, 1n होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें टोटल देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे डाट डाट करके nवां हो जाएगा। अब चूंकि ये भी पहले ही रो में लिख रहे हैं तो इसीलिए इसका पहला वाला इक्वल होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा वाला लिखिए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 होगा कि नहीं होगा, 2 3, ऐसे डाट डाट करके, और ये क्या पर हो जाएगा, 2n हो जाएगा, सेकेंड रो nवां कॉलम। ठीक है, ऐसे करके कितना हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे डाट डाट करके देख लीजिए।
तो ये देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी कि ये थर्ड रो, सेकेंड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, यानी कि A32 हो गया। आया बात समझ में? तो जहाँ पे ना समझ में आए बस यही से ही डाट डाट करके मार लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये डाट डाट करके लास्ट में कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब देखिए डाट डाट करके ऐसे लास्ट में, अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, तो जब ये फर्स्ट कॉलम है तो देखिए जब ये कॉलम के संदर्भ में भी देखेंगे तो इसका सेकंड वाला इक्वल होगा, यानी कि ये 1 1 है तो इस वाले में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये क्या है, कॉलम है, तो फर्स्ट वाले इक्वल, सॉरी सेकंड वाले इक्वल, लेकिन फर्स्ट वाले क्या होंगे, तो ये देखिए पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, ये तीसरा कॉलम, तो ऐसे डाट डाट करके, सॉरी कॉलम नहीं रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे डाट डाट करके लास्ट में टोटल कितने रो हैं, m रो है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AM1, ठीक है। ऐसे डाट डाट करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, AM2, और ऐसे डाट डाट करके कितना हो जाएगा, AM3, क्योंकि देखिए ये रो तो M1 रो चल रहा है, लेकिन जो कॉलम है, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, ये तीसरा कॉलम था, तो ये तो बदलते जाएंगे और ऐसे डाट डाट करके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में सबसे अंतिम वाला अवयव है, तो ये m और n इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला कौन सा होगा, m रो और n कॉलम। अच्छा यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें, आप कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, उस मैट्रिक्स का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट्स होगा ना, वह सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स का जो क्रम होगा वही वो टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि वही क्रम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे mn है ना, तो ये भी देखिए mn है, कोई भी आप लिखिए, यहाँ पे देखिए 3 3 है ना, तो ये भी देखिए 3 3 है, यानी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट्स होगा ना, उसका जो ऑर्डर होगा ना, वही उस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ये भी एक की पॉइंट्स है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर व्यापक रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और बाकी लिखते कैसे हैं ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। तो चलिए अब फिलहाल अब इसका निर्माण करते हैं। अब देखिए भाई, ये जब आपका मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब देखिए 3 रो और 3 कॉलम ये वाला मैट्रिक्स है। अब इस वाले मैट्रिक्स में देखिए 1 1 चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, 2 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 2 3, ये सब चाहिए ना, तो ये पहले निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, क्या कठिन काम है। तो A11, A12, A13, और उसी तरह से हमको और क्या निकालना है, 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3, और यहाँ पे क्या है 3 1 3 2 और 3 3, ये सब निकालना है। अब देखिए 1 1 यानी कि i के जगह पे 1 और j के जगह पर भी 1 है, तभी तो यहाँ पे i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 रखेंगे, तभी तो A11 होगा। तो जब लेफ्ट साइड में i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1 रखेंगे तब हमको A11 मिलेगा। तो जब लेफ्ट में रखें तो राइट में भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। वैसे यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तो 1 और 2 रखेंगे तो 1 और 2 मिलके 3/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए i के जगह पर 1 j के जगह पर 3, तो 1 और 3 मिलके 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब आइए इस पे, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अब समझ गए होंगे i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, तो फाइनली ये 3 होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 यानी कि 2 3 मिल करके 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 3 2 i के जगह पर 3 j के जगह पे 2, तो 3 और 2 मिलके 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2। अब यहाँ पे 3 3 है, यानी कि i के जगह पर भी 3 j के जगह पर भी 3, तो 3 और 3 मिलके 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोगों को मैट्रिक्स लिखना है, बहुत सिंपल है, लिख लेते हैं। तो फिलहाल देखिए समझ लीजिए कि ये सब निकालने के बाद हमने ऐसे एक मैट्रिक्स बनाया। अब मैट्रिक्स बनाने के बाद इन्हीं सभी अवयव को रखेंगे तो ये वाला हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 1 1 है, 1 1 का मान 1 है, 1 2 1 2 का मान 3/2 है, उसके बाद 1 3 है, 1 3 का मान 2 है। ऐसे सबको पुट ऑफ करते जाएंगे, तो ये भी 3/2, ये 2 और ये 5/2, और ये होगा आपका 2, ये होगा 5/2 और ये होगा आपका 3। देखिए मैट्रिक्स बन गया 3/3 का, कितना सिंपल था।
तो ये हमारा मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि यही लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया, तो इसीलिए जो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज पढ़ने वाले हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।